द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार भारत में वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह संविधान द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300A संविधान के भाग 12 में स्थित है। अनुच्छेद 300A के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति केवल प्रशासनिक आदेश, अधिकारी की इच्छा या मनमानी कार्रवाई के आधार पर नहीं ले सकता। संपत्ति से वंचित करने के लिए कानून का वैध प्राधिकार आवश्यक है। अनुच्छेद 300A में पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, सिटीजन का नहीं। इसलिए इसका संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। मूल संविधान का अनुच्छेद 19 खंड 1 च नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका निपटान करने का अधिकार प्रदान करता था। अनुच्छेद 31 विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण और संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित था। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानूनों के कारण संपत्ति के अधिकार और राज्य की सामाजिक आर्थिक नीतियों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुए। इन विवादों के कारण संपत्ति संबंधी संवैधानिक व्यवस्था में समय समय पर कई संशोधन किए गए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति में निर्णायक परिवर्तन किया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 खंड 1 च और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों के अध्याय से हटा दिया गया। इसी संशोधन द्वारा भाग 12 में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया। इस परिवर्तन के बाद संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, लेकिन संविधान द्वारा संरक्षित संवैधानिक अधिकार बना रहा। अनुच्छेद 300A का मूल सिद्धांत है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यहाँ अथॉरिटी ऑफ लॉ अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य द्वारा संपत्ति से वंचित करने के लिए विधायिका द्वारा बनाया गया वैध कानून या कानून से प्राप्त वैध अधिकार होना आवश्यक है। केवल कार्यपालिका का आदेश अपने आप में पर्याप्त नहीं है, यदि उसके पीछे कानून का प्राधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी अधिकारी केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर ले, लेकिन उस कार्रवाई के लिए कोई वैधानिक आधार न हो, तो ऐसी कार्रवाई अनुच्छेद 300A के विरुद्ध हो सकती है। संपत्ति से वंचित करने का अर्थ केवल संपत्ति का औपचारिक स्वामित्व सरकार के नाम हस्तांतरित करना नहीं है। यदि राज्य की कार्रवाई व्यक्ति को उसकी संपत्ति के वास्तविक उपयोग, नियंत्रण या लाभ से प्रभावी रूप से वंचित कर देती है, तो परिस्थितियों के अनुसार अनुच्छेद 300A का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। अनुच्छेद 300A राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति अधिग्रहित करने से नहीं रोकता। राज्य सड़क, रेलवे, सिंचाई, सार्वजनिक अवसंरचना, नगरीय विकास या अन्य वैध सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कानून के अनुसार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक उद्देश्य का दावा राज्य को कानून और उचित प्रक्रिया की आवश्यकताओं से मुक्त नहीं करता। संपत्ति का अधिग्रहण सक्षम विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और उस कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। कानून के अस्तित्व के साथ उसका विधिसम्मत प्रयोग भी आवश्यक है। यदि अधिग्रहण कानून में निर्धारित नोटिस, सुनवाई या अन्य अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना किया जाता है, तो कार्रवाई न्यायिक जांच के अधीन हो सकती है। अनुच्छेद 300A में कॉम्पनसेशन अर्थात मुआवजा शब्द स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। इस कारण वर्तमान संपत्ति अधिकार की संरचना पुराने अनुच्छेद 31 के समान नहीं है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य किसी भी परिस्थिति में बिना किसी न्यायसंगत आधार की संपत्ति ले सकता है। केटी प्लांटेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 300A की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि संपत्ति से वंचित करना सार्वजनिक उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए और कानून मनमाना नहीं हो सकता। न्यायालय ने यह भी माना कि मुआवजे की पूर्ण अनुपस्थिति या ऐसा प्रावधान जो वस्तुतः भ्रमात्मक हो, परिस्थितियों के अनुसार संवैधानिक जांच का विषय बन सकता है। अनुच्छेद 300A के अंतर्गत बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा प्रत्येक स्थिति में अपने आप संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं माना जाता, लेकिन संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित लागू कानून मुआवजे की व्यवस्था कर सकता है और राज्य को उस वैधानिक व्यवस्था का पालन करना होता है।
इसलिए मुआवजे का वास्तविक अधिकार संबंधित अधिग्रहण कानून और संवैधानिक सीमाओं दोनों के संदर्भ में समझा जाता है। भारत में भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान प्रमुख वैधानिक व्यवस्था उचित प्रतिका और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में निहित है, जो निर्धारित मामलों में अधिग्रहण, प्रतिका, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 301 का संरक्षण केवल भूमि तक सीमित नहीं है। प्रॉपर्टी का संवैधानिक अर्थ परिस्थितियों के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त संपत्ति हितों तक भी विस्तृत हो सकता है। संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार के रूप में भी न्यायिक निर्णयों में महत्वपूर्ण माना गया है। विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य किसी नागरिक की निजी संपत्ति पर विधि की उचित प्रक्रिया के बिना कब्जा नहीं कर सकता। इस मामले में न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के साथ मानवाधिकार के रूप में भी रेखांकित किया। राज्य द्वारा लंबे समय तक किसी निजी भूमि पर कब्जा बनाए रखना मात्र इस कारण वैध नहीं हो जाता कि भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। राज्य स्वयं कानून द्वारा शासित है, इसलिए वह किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना वैधानिक प्रक्रिया के कब्जा करके बाद में केवल सार्वजनिक हित का तर्क देकर अपनी कार्रवाई को वैध नहीं बना सकता। B.K. रवींद्रनाथ और अन्य संपत्ति संबंधी निर्णयों में भी न्यायालयों ने इस मूल सिद्धांत को महत्व दिया है कि निजी संपत्ति से वंचित करना विधिक प्राधिकार के अधीन होना चाहिए। हाल के न्यायिक दृष्टिकोण में अनुच्छेद 301 को केवल औपचारिक कानून की आवश्यकता तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि संपत्ति से वंचित करने की प्रक्रिया में निष्पक्षता और निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा को भी महत्व दिया गया है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम विमल कुमार शाह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति अधिग्रहण के संदर्भ में कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा तत्वों को रेखांकित किया। इनमें राज्य द्वारा संपत्ति लेने के इरादे की सूचना, प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, निर्णय के कारणों की जानकारी, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण, उचित प्रतिका, उचित समय में प्रक्रिया पूरी करना और अधिग्रहण की प्रक्रिया का विधिसम्मत निष्कर्ष शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 300A में ऑथोरिटी ऑफ लॉ का अर्थ केवल किसी कानून का नाम मौजूद होना नहीं है, बल्कि राज्य की कार्रवाई को कानून द्वारा निर्धारित संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सीमाओं के भीतर होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न होने के कारण इसके प्रवर्तन की प्रक्रिया भी मूल अधिकारों से अलग है। केवल अनुच्छेद 300A के उल्लंघन के आधार पर सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाना सामान्यतः उपलब्ध मूल अधिकार उपचार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। अनुच्छेद 300A के उल्लंघन के विरुद्ध उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट अधिकारिता का सहारा लिया जा सकता है, यदि मामले की परिस्थितियां इसके लिए उपयुक्त हों। संबंधित वैधानिक उपचार और अन्य न्यायिक उपाय भी उपलब्ध हो सकते हैं। अनुच्छेद 300A और संपत्ति से संबंधित सामान्य कानूनी अधिकारों में अंतर समझना आवश्यक है। हर संपत्ति विवाद संवैधानिक विवाद नहीं होता। दो निजी व्यक्तियों के बीच स्वामित्व, कब्जे या संपत्ति के बंटवारे का सामान्य विवाद प्रायः निजी और वैधानिक कानूनों के अनुसार तय किया जाता है। अनुच्छेद 300A विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब राज्य या सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने की कार्रवाई का प्रश्न हो। संपत्ति का अधिकार हटाया नहीं गया है, केवल उसकी संवैधानिक श्रेणी बदली गई है। पहले ये भाग 3 के अनुच्छेद 31 का एक मूल अधिकार था, अब ये भाग 12 के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है। इस परिवर्तन ने राज्य को सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति संबंधी कानून बनाने की अधिक गुंजाइश दी, लेकिन राज्य को मनमाने ढंग से निजी संपत्ति लेने की शक्ति नहीं दी। इस प्रकार अनुच्छेद 300A का केंद्रीय सिद्धांत सरल है, निजी संपत्ति पुनर्तः राज्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए विधि का प्राधिकार, वैध प्रक्रिया और संवैधानिक सीमाओं का पालन आवश्यक है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।